पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात चाहे हम कर लें, चाहे आप कर लें, चाहे दुनिया कर ले, कि नीतीश कुमार कितने बीमार हैं, नीतीश कुमार कितने ठीक नहीं है। लेकिन जब चुनाव की बात आई है और चुनाव की तैयारियां शुरू हुई है तो नीतीश कुमार तन गए और नीतीश कुमार समझाने की मुद्रा में, किसे समझाने की मुद्रा में? बीजेपी को समझाने की मुद्रा में। पिछले 24 घंटों से मैं देख रहा हूं, नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये बैठकें बिहार के चुनाव को लेकर है। कल उन्होंने ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत करीब करीब तमाम मंत्रियों को बुला लिया था और कोई 1.5 घंटे बैठक थी। आज भाजपा के नेताओं को बुलाया है, सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, प्रेम कुमार भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं और उधर बोधगया में जेडीयू के प्रवक्ताओं की कार्यशाला शुरू हो गई है। तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, जो गठबंधन है वह बना रहे, लेकिन गठबंधन में कोई समझौता, कोई झुकना नहीं हो, जेडीयू झुकेगा नहीं। उन बातों का स्मरण कराया जा रहा है जो लोकसभा चुनाव 2024 के समय संकल्पित हुआ था और नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हैं। आगे आने वाले दिनों में यह देखने को मिल सकता है कि बोर्ड आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी और इसमें एनडीए के सभी घटक दलों के जो साथी हैं, जिनके नाम उनकी पार्टियों ने अनुशंसित किए हैं, उन्हें स्थान मिल जाए। इसके अलावा वह भी विचारा जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं के लिए कोई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कैसे हो। लेकिन नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं से कहा कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखिए, आपके नेता का मनोबल ऊंचा है और नीतीश कुमार फिर से अपने काम पर बिहार को जीतेगा। नीतीश कुमार का नाम ही बिहार में काफी है। मतलब नीतीश कुमार मान रहे हैं कि उनके आगे कोई आज भी टिकने वाला नहीं है और नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि देखिए, हम बिहार विधानसभा के चुनाव में, मतलब जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। मतलब बराबर की सीटें नहीं, सांकेतिक चाहे जो कुछ हो, जेडीयू बड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमारी एक सीट 17 से 16 इस आधार पर की गई थी कि विधानसभा में तो आप बड़े ही होंगे। और इसके साथ यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी के नेताओं के लिए कह दिया गया है कि चिराग पासवान का लोड आपको लेना है, उनके लिए हमारी ओर से कोई रियायत मत समझिएगा। हाँ, कोई विशेष मसला हो तो हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमारी सीटें कम नहीं होगी। और अपने नेताओं को नीतीश कुमार ने कह दिया कि चलिए अब बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चलते हैं और वहां जो हमने किया है वह बताते हैं और जो उन्होंने किया था, मतलब 2005 के पहले, उसका स्मरण कराते हैं कि क्या वह राज फिर से आपको वापस लाना है। साम दाम दंड भेद जो कुछ होगा नीतीश कुमार करेंगे। तो नीतीश कुमार तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ही चुनाव आया तन गए। देखिए, अब जब पब्लिक में आएंगे, पब्लिक मीटिंग्स होगी, तो क्या भाव भंगिमा होती है, लेकिन साफ है कि बीजेपी, नीतीश तैयार है। अब बीजेपी समझे कि भाई आगे बात कैसे होनी है। अभी पटना में बात शुरू हुई है, आगे दिल्ली में बात होगी और उधर प्रशांत किशोर सीमांचल में घुस गए हैं। इसकी चर्चा भी आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एनडीए की चर्चा, अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पहले कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर 1 घंटे भी ठीक से राजनीति करेंगे तो वो पूरे दूसरी अपने सहयोगी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, उसके 24 घंटे के किए धरे पर पानी फेर देंगे अगर वो 1 घंटे भी ढंग से राजनीति कर लेते हैं तो।
वो कई बार ऐसा होता है, ये हम लोग जिस उनकी मानसिक अवस्था की बातें करते हैं या विपक्ष के नेता लोग भी जिस मानसिक अवस्था की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार 24 घंटे उसी स्टेट में है, 24 घंटे उसी मेंटल स्टेट में नहीं है। वो कई बार बहुत ही सेन तरीके से, बहुत ही समझदारी से अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि कई उम्र के साथ जो भूलने की या किसी तरह का दिशा बोध होने की या कोई भी भ्रम होने की जो भी बीमारी होती है, वो परमानेंट नहीं रहती, वो परमानेंट उस स्टेट में आदमी नहीं रहता है जी। ये बात तो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जो भी समस्या है, वो समस्या भी अस्थायी परमानेंट नहीं है, मतलब 24 घंटे उस स्टेट में वो नहीं रहते हैं। तो जब वो राजनीति की बातें सोचते हैं, चूंकि देखिए हम लोग कितनी बार पहले भी चर्चा किए, तो हम लोगों ने कहा कि भले उनकी अवस्था दिख रही है कि अब वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, उनकी भाव भंगिमा, उनकी शारीरिक भंगिमा, सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जैसे उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह की बात करते हैं, तो वो लगता है कि वो सब कुछ सही हो रहा है। बिल्कुल डिसीजंस ऐसे हो रहे हैं। बजट के समय भी जब ये कहा जा रहा था कि तमाम जो फ्री की घोषणाएं या जो भी चीजें होनी थी, वो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं हुई। चुनाव समय से पहले होने की बातें हो रही थी, वो भी नहीं हुआ। उनके बेटे की शादी और उनकी राजनीति में एंट्री की जो बातें हो रही थी, वो सब चीजें भी टली हुई हैं। तो इसका मतलब कि चीजें जब भी वो डिसीजन करने के का समय आता है, वो एक डिसीजन नीतीश कुमार कर ले रहे हैं, या उनके आसपास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम से डिसीजन ठीक हो जा रहे हैं। तो ये चीजें तो हैं। अब ये अगर ऐसी स्थिति है, नीतीश कुमार अगर आगे बढ़ करके और जो पॉलिटिकल अलायंस की बातचीत को लीड करने का कोई संकेत दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि चुनाव के बाद सपना अपना हो जाएगा और जेडीयू कहीं नहीं, सरकार तो हम बना लेंगे, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, तो नीतीश कुमार भी तन गए। जब तक नीतीश कुमार, याद रखिएगा वह पोस्टर, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बिल्कुल। तो बीजेपी ये सोच रही थी, चुनाव के बाद का ही नहीं, चुनाव के पहले का भी बीजेपी सोच रही थी कि हम डिक्टेट करेंगे, सारी चीजें हम तय करेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए चुनाव समय से पहले होने की जितनी भी चर्चाएं थी, उनको बीजेपी इसलिए डेफर कर रही थी, लगातार टाल रही थी, क्योंकि लग रहा था कि नीतीश कुमार की स्थिति दिन प्रतिदिन डिटोरिएट हो रही है, और जब उनकी स्थिति बहुत डिटोरिएट हो जाएगी तो न वो बार्गेन करने की स्थिति में होंगे और न जेडीयू बहुत ज्यादा मोल भाव करने की स्थिति में होगी। अगर नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से बहुत सक्षम नहीं रहते हैं, चुनाव को लीड नहीं करते हैं, तो उनकी पार्टी भी क्या मतलब क्या मांग करेगी और क्या बार्गेन करेगी। ये बीजेपी की सोच थी। अब अगर नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्मूले को याद दिला रहे हैं, या उस फॉर्मूले पर जा रहे हैं जिस फॉर्मूले पर वो पहले चुनाव लड़े हैं, तो अब आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, कभी भी नीतीश कुमार बीजेपी से कम सीट तो नहीं लड़े। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा ज्यादा ही लड़े, हमेशा ज्यादा ही लड़े। 2020 में भी 115 सीटें, 115 सीट लड़े थे वो। तो वो उस समय 2020 में भी ज्यादा लड़े थे, 2015 में तो खैर दूसरी तरफ लड़े थे, और 2014 में, 2000 उसके पहले 10 में तो बहुत ज्यादा सीट ज्यादा लड़े थे। तो 143 सीट वो लड़े थे। तो कम सीट कभी नहीं लड़े हैं। लोकसभा में उन्होंने सीट पर कॉम्प्रोमाइज किया, वो भी पहली बार हुआ कि लोकसभा की सीट कम लड़े। नहीं तो इसके पहले लोकसभा की सीट भी वो बराबर लड़ते थे या ज्यादा लड़ते थे। 19 में बराबर लड़े थे और 14 में ज्यादा लड़े थे। 14 में तो अलग ही लड़े थे, 14 में तो अलग ही लड़े थे, और 9 में ज्यादा लड़े थे। तो लोकसभा सीटें भी वो बराबर की लड़ते थे या ज्यादा लड़ते थे, विधानसभा सीट भी बराबर लड़ते थे या ज्यादा लड़ते थे। तो अब किस फॉर्मूले से आप बात करिएगा नीतीश कुमार के सामने बैठ करके कि आप कम सीट लड़िए। आपके बीजेपी के पास तो के तर्कस में यही तीर था ना कि ये कहे कि अब तो नीतीश कुमार रहे नहीं लीड करने के लिए, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था नहीं रही, शारीरिक अवस्था नहीं रही, और जेडीयू के पास दूसरी क्या पूंजी है नीतीश कुमार के अलावा। मानना है, और जब आप कहेंगे कि नेतृत्व नीतीश कुमार को ही करना है, तो आप अपने नेतृत्व को कमजोर कैसे मान सकते हैं और कमजोर कैसे कर सकते हैं? कैसे कहेंगे फिर? किसके में से मतलब जो नेतृत्व कर रहा है वो कम सीटें लड़ रहा है, और जो इंजन है वो कम सीटें लड़ रहा है, जो बोगी है वो ज्यादा सीट लड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। ये बीजेपी का जो गेम प्लान था कि नीतीश कुमार की स्थिति को और डिटोरिएट होने देते हैं, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब सारी चीजें बीजेपी के कमान में होंगी। तो वो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा अगर नीतीश कुमार इसी तरह से, इसी तेवर के साथ अलायंस की बातचीत के लिए पहल करते हैं, या अपने नेताओं को वो निर्देश देने की स्थिति में हो। देखिए ये दोनों चीजें हैं ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत मार्के की है कि अगर नीतीश कुमार खुद बार्गेनिंग करने नहीं जाते या खुद बातचीत के लिए नहीं बैठते, पहले भी नहीं बैठते थे, हमने तो हम 2009 से
टिकट का बंटवारा देख रहे हैं, तब भी शरद यादव जाते थे, शरद यादव और संजय झा और दूसरे लोग बैठते थे, बात करते थे। नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे। नीतीश कुमार रियल सेंस में ज्ञानेश्वर जी सुप्रीमो है, जिसको सुप्रीमो कहते हैं, रियल सेंस में सुप्रीमो है। वो कभी इन सब चीजों में नहीं जाते थे। वो एक निर्देश दे देते थे अपनी पार्टी के नेता को कि हमको इतने से इतने के बीच में बार्गेन करना है, इससे नीचे नहीं आना है। फिर उनके नेता लोग जाकर के वो बातें करते थे। तो अगर वो काम भी नीतीश कुमार अभी कर देते हैं कि जैसा आपने कहा कि उन्होंने बुलाई, बैठक की और ललन सिंह, संजय झा को अगर ये कह देते हैं, ये निर्देश हो जाता है कि भाई इतनी सीटों पर आपको बार्गेन करनी है, आपका ये मैंडेट है, इससे नीचे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चौधरी भी थे, अशोक चौधरी भी थे, तमाम लोग थे और साफ साफ संदेशा कि देखो जेडीयू की इच्छा क्या है, जेडीयू की ताकत क्या है और तुम्हारे नेतृत्व की क्षमता क्या है, यह भी बता दिया गया है। और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब तरीके से तैयार है। बिहार लड़ेगा और जीतेगा जेडीयू। हाँ, तो देखिए, एक नीतीश कुमार का मैसेज, जो सीटों की बात, तालमेल की बात होगी, वो हमको लगता है कि दो ही लोग करेंगे, ललन सिंह और संजय झा। जो आपने कहा कि बिहार में हुई बात, दिल्ली में होगी, तो यही दोनों लोग करेंगे। और इन दोनों को, ये दोनों डिफाई नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार के ऑर्डर को या नीतीश कुमार की इच्छा को। नीतीश कुमार ने किसी समय भी कहा है, मतलब जिस समय उनकी वो सब चीजें बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने अगर कहा है कि आपको प्रतीकात्मक रूप से ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही बीजेपी से एक भी सीट या दो भी सीट ज्यादा लेनी है, तो वो फिर लेना है इन लोगों को, उससे कम में ये लोग बात नहीं कर सकते। तो एक तो ये स्थिति है कि उन्होंने अगर ये कह दिया तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बार बार ये भी बता रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अभी खेलो इंडिया के कार्यक्रम में भी जब शुरू हुआ, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि हमको तो मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। तो अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपनी जो निष्ठा है एनडीए के प्रति, वो भी बार बार बताया। आपको तो वो मुलाकात याद है अजीत जी, दिल्ली के बंगाली मार्केट में कैसे दीनानाथ मिश्र मिले, बिल्कुल, और नवभारत टाइम्स के संपादक, और फिर कैसे दीनानाथ मिश्र इनको लेकर गए लाल किशोर आडवाणी के पास, फिर लाल किशोर आडवाणी ने वाजपेयी से मुलाकात कराई और फिर बिहार का नेतृत्व कैसे तय हुआ। ये पूरी कहानी तो आपके हमारे स्मरण में है। हाँ, पूरी कहानी सब हम सब मतलब सामने हुआ। ये नहीं कि कोई पुराना इतिहास है, ये कंटेम्पररी हिस्ट्री है। और उसके बाद बीजेपी के दोनों बड़े नेता थे, मतलब आडवाणी और वाजपेयी, उनका लगातार स्नेह बना रहा। उनमें से किसी के तरफ से कभी भी बिहार हमेशा उन लोगों ने छोड़ करके रखा कि नीतीश कुमार जो तय करेंगे और अरुण जेटली से बात कर लीजिए, उसमें कोई दखल नहीं देना, किसी तरह का कोई बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से या आरएसएस के नेतृत्व की तरफ से दखल नहीं रहा नीतीश कुमार के काम में। हालांकि इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी आज के समय तक भी अगर लीडरशिप के क्राइसिस से जूझ रही है, तो उसके पीछे यही कारण था कि अनइंटरप्टेड जो मतलब एकदम बेशर्त जो समर्थन था नीतीश कुमार को, और उसके दम पर उन्होंने डिक्टेट किया। एक तरह से बीजेपी की पार्टी उन्होंने ही चलाई, तो वो एक बीजेपी को उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन नीतीश कुमार अब जाकर के बार बार, पहले नहीं याद दिलाते थे, पहले उनको कहने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन जब निष्ठा भंग हुई, जब वो 2 बार इधर उधर हुए, तो अब जरूरत है कि वो बार बार कहें। अपनी निष्ठा का प्रमाण भी वो दे रहे हैं बार बार, अपना समर्पण भी दिखा रहे हैं कि हम एनडीए से अलग नहीं है और हम एनडीए से अलग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ये मांग भी रखेंगे कि हम छोटा भाई की भूमिका में, छोटे भाई की भूमिका में बिहार विधानसभा में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी भी की जो राजनीतिक रणनीति होगी, मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से भाजपा के भीतर हल्ला है या सामाजिक राजनीतिक समझ है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार हो सकता है 2-3 महीने के लिए बन जाए, लेकिन बीजेपी उन्हें रिप्लेस करने का कोशिश करेगी। लेकिन इसीलिए यह रणनीति भी बनाई जा रही है कि देखिए, जेडीयू की सीटें इतनी हो, जीती हुई सीटें इतनी हो कि बगैर जेडीयू का कोई भी बिहार में मुख्यमंत्री न बन पाए। और जब कोई भी न बन पाए तो समझते ही है पूरी बात, पूरे खेल। यही तो सहमत का खेल है, यही तो दाव पेच है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग तो पहले बात कर ही चुके हैं बीजेपी क्या चाह रही है। बीजेपी चाह रही है कि इतनी सीटें हम जीते कि जेडीयू की जरूरत न पड़े, या जेडीयू उस भूमिका में नहीं रहे कि उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। ये बीजेपी की मंशा रही है और इस मंशा से चुनाव टाला जाता रहा। ये कहा गया, हम बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि अभी चुनाव कराएंगे तो नीतीश कुमार को बहुत सीट देनी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार को बहुत सीट नहीं देनी है। फिर नीतीश कुमार अपने बीजेपी को इतनी सीटें लड़नी है, जैसे एकदम मतलब ये हम अगर कोट अनकोट कहें तो इतनी सीटें लड़नी है कि 100 सीट जीते। तो 100 सीट जीतने के लिए अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट हो, तब भी आप 100 सीटें लड़नी होगी। तो वो कैसे लड़ेगी बीजेपी? जेडीयू के साथ रहते हुए 100 सीट बीजेपी कैसे लड़ेगी? लेकिन बीजेपी की ये योजना है। और दूसरी तरफ इस योजना को पंक्चर करने की योजना नीतीश कुमार की है कि हमको इतनी सीटें लड़नी है कि इतनी सीटें जीत जाए कि हमारे बगैर किसी का काम नहीं चले।
और वो नंबर हम लोगों ने देखा हुआ है कि 43 भी है। 43 पर भी नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बन रही थी। तो इतनी तो चाहिए कम से कम, या मतलब इससे बेटर करते हैं। अब तक पिछली बार के मुकाबले बेटर ही रिजल्ट होगा जेडीयू का इस बार, चूंकि चिराग पासवान नहीं है डैमेज करने के लिए, और अगर डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर तो वो समान रूप से नीतीश कुमार को भी डैमेज करेंगे, बीजेपी को भी डैमेज करेंगे, आरजेडी को भी डैमेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे। तो उसमें पिछली बार से बेटर रिजल्ट होगा, जेडीयू का बेटर रिजल्ट हो सकता है, बेटर उनका जीत का परसेंटेज भी हो सकता है। लेकिन उसमें कैच यही है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार को शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्थिति उनकी दिखती है, जैसे आज हम लोग कितनी बार हम लोग चर्चा किए उनके बारे में, हमको लगता है कि हमको याद नहीं है कितनी बार, काउंटलेस टाइम हम लोगों ने चर्चा की। जब वो अच्छा भाषण दिए तो हम लोगों ने उनके भाषण पर चर्चा की कि भाई चलिए नीतीश कुमार ठीक लग रहे हैं, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते हम तो दिल्ली में हैं, हम तो सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं बिहार के बारे में, क्या ओपिनियन बना रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के बारे में ओपिनियन बना रहे हैं। तो जब भी थोड़ा ठीक होता है तो अच्छा लगता है कि चलिए एक इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा स्टालवर्ट बिहार को सचमुच एक विशेष परिस्थिति से निकाल करके और विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश तो की नीतीश कुमार ने। तो हम लोग चर्चा करते रहे हैं, लेकिन फिर वही हाल होता है। फिर अगले दिन पता चला कि 2 दिन 4 दिन में ज्ञानेश्वर जी आप ही दिखाएंगे, फिर वीडियो आ जाएगा कि कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा, या कुछ भी बोल रहे हैं। ना पब्लिक मीटिंग्स में बंद कमरे में बात की जानी और पब्लिक मीटिंग्स में क्या अपीयरेंस होता है, किस तरीके का अपीयरेंस होता है, दोनों में फर्क होता है, और इसे नापा जाएगा उससे नापा जाएगा। तो उससे आपकी सीटों की बार्गेनिंग के समय भी अगर कुछ इस तरह की घटना रही तो आपके नेता आपके कहने से मनोबल नहीं आई होगा ना। मनोबल कोई ऐसी बात नहीं है जो कह देने भर से मनोबल बढ़ जाएगा। नेताओं का मनोबल तो गिरा हुआ है, जेडीयू के तमाम नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि जेडीयू के लीडरशिप को लेकर के सबसे गंभीर सवाल है, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सबसे गंभीर सवाल है। इसलिए जेडीयू के नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है। वो लोग कितनी बार्गेनिंग कर पाएंगे ये इस पर डिपेंड कर। और मनोबल की जो आप बात कर रहे हैं ना, एक समस्या यह भी आ गई है ना कि नीतीश कुमार बहुत सीधा संवाद तो कर नहीं रहे हैं आजकल। ऐसे में देखिए 43 सीटों पर ही जीत मिली थी और आपको लड़ना है 100 से 115 के आसपास में। तो फिर बाकी जो उम्मीदवार और दावेदार हैं उन्हें लगता है कि हम कहाँ दरवाजा खटखटाएं, और इतनी खिड़कियां खुली हैं और इतने जासूस हैं। देखिए राजनीति में जासूस तो होते ही हैं कि पहले उनकी चौखट पर पहुंच गए तो वहां मालूम हो जाता है कि अच्छा आप वहां से होकर आ रहे हैं, आपकी निष्ठा उनके साथ है। तो यदि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक रहे तो फिर निष्ठा तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को दिखानी है और किसी दूसरे का मतलब भी नहीं है। लेकिन ये जो अलग अलग खिड़कियां हैं और कहीं भी पहले यहाँ पहुंच जाओ वहां पहुंच जाओ, इसमें समस्या तो होती ही है ना जी। हाँ बिल्कुल समस्या होगी। और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो विधायक है मान लीजिए, और सीटिंग गेटिंग गो का भी फॉर्मूला बना कि जो सीटिंग है उसको मिल गई सीटें हैं, तब भी बाकी सीटों के लिए तो कैंडिडेट तय करने होंगे। कैंडिडेट कौन तय करेगा? नीतीश कुमार। पहले तो नीतीश कुमार का टिकट चलता था कि ये कह दिया, और उसमें भी नीतीश कुमार ही डिसीजन करते थे। ज्ञानेश्वर जी हम लोगों ने देखा आरसीपी ने पूरी पार्टी बनाई, पूरा संगठन बनाया, सारे कैंडिडेट्स की सूची बनाई, और उनके मैक्सिमम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिला 2020 के चुनाव में। तो वो नीतीश कुमार का अपना एक पैरेलल सिस्टम होता है जिस सिस्टम से उनके पास जानकारी आती थी, अब वो सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। तो ये जो मनोबल बढ़ने की बात है या बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की बात है, बीजेपी से मोल भाव करके ज्यादा सीटें हासिल करने की बात है, ये सब इस पर डिपेंड करेगा कि आज का निर्देश या कल का जो निर्देश है, मीटिंग है, उसके बाद नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहती है। हम आप जितना जानते हैं उतना ही बीजेपी को एक एक मिनट की खबर मिलती है उनके मूवमेंट की। घर में क्या कर रहे हैं, वो ऊपर से उतर रहे हैं सीढ़ी पर तो किस तरह से उतर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी को पता चलती रहती हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी भी अपनी प्लानिंग करती है। नीतीश कुमार अगर ठीक रहे तब तो वो ज्यादा सीटें भी ले लेंगे और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बेटर होगा। लेकिन अगर ठीक नहीं रहे, अगर उनकी सेहत का मामला हम लोग जैसे देखते रहे उसी तरह का रहा, उसी तरह के वीडियो जाते रहे, उस पर फोकस बना रहा, तब उनके साथ 2 लेवल पर दिक्कत होगी। एक तो मूल भाव में भी बहुत मतलब बढ़िया बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए दूसरी एक बात देखिए, अभी संजय झा के बारे में ये पहले से धारणा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के ज्यादा क्लोज है। दिल्ली में है भी वो इसलिए रखा भी गया, पहले शुरू से ही वो तालमेल का काम देखते थे, जेडीयू बीजेपी के बीच की कड़ी का काम देखते थे। और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो ललन सिंह जब बार्गेनिंग करने जाएंगे, ललन सिंह जब बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री से बात कर रही है तो प्रधानमंत्री है ना जिसके आप कैबिनेट के में सहयोगी है, आप उस रूप में तो बात नहीं कर सकते हैं ना। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच बातचीत होगी तो फासला तो होगा ही ना। आप बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।
जी हम बार बार कहते हैं कि बछड़ा तभी उछलेगा जब खूंटा मजबूत हो। तो जी नीतीश कुमार का खूंटा मजबूत रहेगा तो जेडीयू का कोई भी व्यक्ति जाके बार्गेन करके बेहतर डील हासिल कर लेगा। अगर नीतीश बिल्कुल कुमार का खूंटा कमजोर दिखता है तो जैसा आपने कहा कि बंद कमरे में वो कोई भी निर्देश दे, उसका कोई असर नहीं पड़ना है राजनीति पर, कोई मोल भाव पर। आप जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जी महिला संवाद यात्रा जारी की, तो यात्रा जारी शुरू की, उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, तो क्या मैसेज गया उससे? बिल्कुल। आप चलिए कहते हैं हम कि आगे चलते हैं, अजीत जी आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि देखिए यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का लोड जो है वह बीजेपी ले। हमें नहीं पता कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देनी है, कैसे देनी है, वह सीटें कहां से आएंगी, तो यह बड़ी समस्या है। और दिल्ली में मैं था पिछले दिनों, चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई थी। चिराग पासवान कह रहे हैं, मुझसे फिर से उन्होंने कहा कि देखिए बिहार मुझे बुला रहा है, और इस बात के भी संकेत उन्होंने दिए कि 15 मई के बाद बिहार की राजनीति में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं वह है? और देखिए जो कास्ट सेंसस है उस पर भी उनकी अपनी विचारधारा है कि जातिगत जनगणना, जिसके वह हिमायती रहे हैं कि सरकार जातिगत जनगणना जरूर करे लेकिन उसके डाटा को पब्लिक ना करे। खैर बहरहाल, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते क्या रहे हैं, चिराग पासवान को सीटें देने के लिए सीटें कहां से आएगी एनडीए के भीतर, यह बड़ी बात है। आप जीतन राम मांझी को मना सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मना सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे और कितने पर मनाएंगे? दिल्ली में चर्चा है सीटें 20 से 25 हो सकती है, लेकिन 20 से 25 सीटें देने के लिए भी दोनों को त्याग करना होगा बीजेपी और जेडीयू को। अजीत जी। हाँ, देखिए ये फॉर्मूला बनेगा। चिराग पासवान के साथ अब नीतीश कुमार के संबंध फिर वापस उस तरह से हो गए जैसे 2020 में थे। जी बीच में तो अभी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान ने प्रयास किया कि वो अमेंड करें, वो चीजें बदलें और संबंधों को बेहतर करें, इसकी कोशिश की उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक धारणा है कि उनके यहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं। अगर उन्होंने गांठ बांध लिया किसी के प्रति तो वो फिर वो गांठ खुलती नहीं है। वो हम लोगों ने कई लोगों के बारे में देखा है निजी संबंधों में, वो इन चीजों को लालू यादव की तरह बहुत उदार, बहुत जेनरस नहीं है, बहुत लिबरल नहीं है। वो सजा देने में, सबक सिखाने में यकीन करते हैं नीतीश कुमार। तो उनके मन में होगा कहीं ना कहीं वो कसक जो झेलते रहे पिछले 5 साल को। तो इसलिए भी वो चिराग पासवान को लेकर के अप्रीहेंसिव है। चिराग पासवान को लेकर के उनकी धारणा है कि बीजेपी देखे। और दूसरी ये भी बात है कि चिराग पासवान ज्यादातर सीटें ज्ञानेश्वर जी वही मांगेंगे जो जेडीयू लड़ी हुई है। जी बिल्कुल। उन्होंने पिछली बार तो जेडीयू वाली सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो उनका उम्मीदवार जहां बेहतर परफॉर्म किया है पिछले चुनाव में, तो वो तो जेडीयू के खिलाफ ही बेहतर परफॉर्म किया है, बीजेपी के खिलाफ तो वो लड़े नहीं थे। तो वही सीट मांगेंगे। तो नीतीश कुमार चाहे उस सीट पर जीते हो या उस सीट पर उनका आदमी दूसरे तीसरे स्थान पर रहा हो, वो सीट वो कैसे छोड़ेंगे? वो सीट तो वो जरूर मांगेंगे। लेकिन वहां जेडीयू का अलग तर्क है कि देखिए जिन सीटों पर एलजेपी ने, अब एलजेपी आर है, ने बेहतर परफॉर्म किया, वह नंबर 2 पर रहा या नंबर 3 पर रहा और अच्छा मत प्राप्त किया, उनमें अधिकांश वैसी सीटें शामिल है जिनमें भाजपा से आयातित नेता एलजेपी के उम्मीदवार थे और जो घर वापसी कर चुके हैं। हाँ, तो जेडीयू तर्क यह भी दे रहा है कि बीजेपी वाले समझिए, वोट चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मिला था, आपकी पार्टी के वे नेता जो उधर गए थे, भेजे गए थे, उन्हें मिला था। ये बात एकदम ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट है। लेकिन जितनी 116 मतलब 115 जो जेडीयू की सीटें थी, उन सीटों पर तो चिराग पासवान चुनाव लड़े ही थे। बिल्कुल। उन्हीं में उनका बेहतर परफॉर्मेंस भी रहा है या खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो सीटें तो वो वही मांगे। तो फिर यहाँ तो जो हम लोग यहाँ भोजपुरी में 3 घरवा झगड़ा कहते हैं, वो 3 घरवा झगड़ा तो लगना है। बिल्कुल। बीजेपी अपने कोटे से तो सीट देगी नहीं, क्यों? उसकी सीट पर तो चिराग पासवान लड़े भी नहीं है। और नीतीश कुमार से सीटें छुड़ा करके कैसे देंगे आप? नीतीश कुमार सीट छोड़ने को राजी होंगे तब तो आप छुड़ाएंगे। तो ये एक झगड़ा होगा। तो इस झगड़े पर पहले ही एक जेडीयू ने अपनी पोजीशन ले ली है। देखिए, नंबर से ज्यादा फिर झगड़ा मतलब सीटों के कौन कौन सी सीटें होंगी इस पर होगा। अगर मान लीजिए 115 सीट नीतीश कुमार लड़े हैं तो 15 सीट वो छोड़ दें और बीजेपी 10 सीट अपना छोड़ दे, दोनों 100-100 पर आ जाए, एक आध सीट प्रतीकात्मक मान लीजिए जेडीयू आगे भी रहे, तो 25 सीटें बन जाती हैं चिराग पासवान के लिए। लेकिन वो 25 सीटें कौन सी होंगी? बिल्कुल, कौन सी सीट होगी 25? ऐसा तो चिराग जेडीयू भी इस बार ये कोशिश करेगी कि वो सीट तो कतई नहीं दे जिस सीट पर वो पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर बदला निकालने का मुद्दा है जेडीयू का, तो वो सीट तो नहीं देगी। और बीजेपी भी अपनी मजबूत सीट में से नहीं दे सकती है चिराग पासवान को।
तो चिराग पासवान जो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम 15 मई के बाद सर्जिकल स्ट्राइक एक और कर सकते हैं, या हमने देखा कि राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पर स्टैंड लिया, उन्होंने अभी जाति गणना में भी एक स्टैंड लिया हुआ है। तो इन सब चीजों पर जो वो स्टैंड ले रहे हैं, अपनी पोजीशन ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको इस संकट का पता है कि पहले तो सीटें जितनी चाहिए हैं वो देगी नहीं, दोनों गठबंधन की पार्टियां नहीं देंगी, सीटें कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीट पर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दोनों ऐसी ही सीटें छोड़ेंगे जहां जो उनके लिए कमजोर सीट है, बिल्कुल, जेडीयू भी और बीजेपी भी। तो क्या ऐसी सीटें लेकर के अगर 20-25 सीट मिलती है और वो भी क्वालिटी सीट नहीं मिलती है, तो क्या चिराग पासवान लड़ेंगे? और चिराग पासवान क्या इसके लिए तैयार होंगे कि खराब क्वालिटी की सीटें और कम नंबर में सीटें लेकर के लड़े? ये एक बड़ी उनके लिए चुनौती है। इस बात को एक बड़ा हर्डल है, इसको ओवरकम करना होगा। लेकिन समस्या ये भी है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो केंद्र सरकार के मंत्री का पद छोड़ना भी एक बड़ी हिम्मत का काम होता है। आमतौर पर लोग छोड़ते नहीं है। और उसके बाद छोड़ के आप कहां जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां क्या संभावना है? वहां कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं। इस मामले में मेरी समझ स्पष्ट है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। मंत्री परिषद से का भी त्याग करने नहीं जा रहे हैं। संभव है वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ ले, और इसके लिए तो देखिए दिल्ली छोड़ना पहले जरूरी है नहीं। चर्चा भी हो रही है कि जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से वह पहले सांसद थे, अब उनके बहनोई अरुण भारती सांसद हैं, सुरक्षित क्षेत्र है कि सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अलौली की बात हो रही थी, लेकिन अलौली जो है वह उनका पैतृक क्षेत्र है, और वहां पशुपति पारस के बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो चिराग पासवान यह संदेश नहीं देना चाहते कि पशुपति पारस के बेटे को रोकने के लिए चिराग पासवान को अलौली में आकर चुनाव लड़ना पड़े। तो वह मंत्री परिषद तो छोड़ने नहीं जा रहे, अब चुनाव लड़ने उसके बाद की संभावनाओं को तलाशी, यह दूसरी बात है। हाँ, नहीं, लेकिन कोई दूसरी अभी कम से कम तो दूसरी संभावना ज्ञानेश्वर जी अब नहीं दिख रही है, क्योंकि वो अगर वो महामंत्रिमंडल नहीं छोड़ते हैं और एनडीए भी नहीं छोड़ते हैं और चुनाव लड़ना ही है, तब फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जो सीटें मिलेंगी वहीं लड़ना होगा, क्योंकि आप नीतीश कुमार को नहीं दबा सकते हैं और बीजेपी को तो नहीं ही दबा सकते हैं। तो दोनों की मर्जी से, दोनों की कृपा से जो सीटें छूटेंगी वो आपको मिलेंगी। दोनों की कृपा से जो सीट छूटेगी, नीतीश कुमार जो सीट छोड़ देंगे, बीजेपी जो सीट छोड़ देगी, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी मशक्कत करनी होगी, और नीतीश कुमार ने ठीक कर दिया है कि बीजेपी बात करे, उनसे बात करे बीजेपी, और फिर बीजेपी जेडीयू से बात करे। मतलब जेडीयू चिराग पासवान से बात नहीं करेगी, बीजेपी जेडीयू अपना तय कर ले, फिर बीजेपी उनके साथ बात करे। इसमें नहीं छोड़ने और कोई बड़ा स्टेप नहीं लेने के पीछे ये भी कारण है ना कि कोई दूसरी संभावना नहीं दिख रही है अभी। वो मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के साथ जाने की भी संभावना, लेकिन अभी कोई ये संभावना वो नहीं देख रहे हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि चौबे जी छब्बे जी बनने जाए और दुबे जी बन के रह गए, मंत्रिमंडल भी इधर छूट जाए और उधर भी 2-4 सीटों पर ही सिमट के रह जाए। तो वो ऐसा कोई जोखिम भी लेने की स्थिति उनकी नहीं है, वो नहीं लगता है कि वो जोखिम लेंगे। तो ये मान के चले कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और को मनाया जाएगा, जितनी सीटें दी जाएंगी उस अनुपात में कुछ ज्यादा सीटें देके, चूंकि इनके 5 एमपी हैं, तो 5 एमपी के हिसाब से 25 से 30 का हिसाब बनता है। लेकिन उसके बीच में, उस 20 से 25 के बीच में कहीं सीटें दे करके इनको एडजस्ट करेगी, और वो काम बीजेपी का है। और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तो मना ही लेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी की 7 सीटें थी, 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जीतन राम मांझी कुछ सीटों का इजाफा चाहते हैं, वो 13 की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 8 से 10 के बीच में मान जाएंगे। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा की संख्या देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा हूं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वो डबल डिजिट में, पूरा डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस पर उन्हें मान भी जाना चाहिए। हाँ, डबल डिजिट में कैसे पहुंचेगा? अगर वो उसकी संभावना तभी है जब चिराग पासवान को 20 पर मना लिया जाए। जी बिल्कुल, 20 पर मान जाए, जो कि वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वोट गंवाना नहीं चाहती है बीजेपी, जेडीयू दोनों वोट गंवाना नहीं चाहेंगे। दलित के वोट में ऑलरेडी सेंध लगी हुई है, तो ये नहीं चाहेगी पार्टी की एक बड़ा दलित का वोट का एक आधार खिसक जाए हमारे साथ, तो उनको रखना तो है ही साथ में। उनकी जितनी सीटें बढ़ेंगी उतनी सीटों की संभावना उधर कम होती जाएगी, उनकी कुशवाहा की भी और जीतन राम मांझी की भी। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगी तीनों लोगों की सीटें। हम लोग मान के चले कि 100 सीट 200 सीटों का बंटवारा इन दोनों के बीच हो जाएगा। बची हुई 43 सीटों में से तीनों पार्टियों में बंटना है, उसमें भी एक आध सीट, मतलब 100 से एक आध सीट ज्यादा ही रहेगी जेडीयू। नीतीश कुमार तो चाहते हैं 210 आपस में बटे, 33 में बाकी सब लोग बच जाएं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर आज पहली बार सीमांचल में प्रवेश किए। ओवैसी लौटे, प्रशांत किशोर पहुंचे और नरपतगंज में सभा हुई, अररिया में, और फिर किशनगंज भी जा रहे हैं। और प्रवेश जो वहां पहुंचे हैं तो उनका स्वागत भी ठीक ठाक हुआ है।
और जो बिहार के पॉलिटिकल पंडित है वह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने यदि थोड़ी बहुत भी जगह बनाई सीमांचल में तो नुकसान दोनों को होगा और ठीक ठाक होगा। अजीत जी। देखिए, हम तो लगातार अभी जो दूसरे इस क्रम में जो पटना की रैली के बाद जो इस राउंड में वो यात्राएं कर रहे हैं उन यात्राओं को जैसा रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत फिनोमिनल है। मतलब किसी भी दूसरे नेता को हम लोगों ने नहीं देखा, एक तो इतनी गर्मी में इस मौसम में यात्रा नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई कर रहा है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है, जो घोषित जो मुख्यमंत्री है और जो नेता प्रतिपक्ष है, वो घर में बैठा हुआ है आराम से अपने बंद एसी के कमरे में बैठ करके राजनीति कर रहा है, वहीं से बैठ करके सारी चीजें हो रही है। सारी लड़ाई वो लोग ट्विटर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है खाली। और प्रशांत किशोर पैदल सड़क पर घूम रहे हैं। तो उनकी यात्राएं अब इस बार जो भी यात्रा हो रही है वो पैदल नहीं है, पैदल यात्रा तो पिछली बार की थी उन्होंने। इस बार जो भी यात्रा हो रही है, मतलब जनता के बीच में वो जा रहे हैं, उनको बहुत रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोग सुनने आ रहे हैं, उनको बड़ी भीड़ जुट रही है। और वो कुछ भीड़ प्रबंधन की है, लेकिन वो सामान्य रूप से भी लोग जा रहे हैं उनको सुनने के लिए। उनका एजेंडा लोगों को अपील कर रहा है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी सभाओं में लोग भीड़ जुट रही है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो भीड़ जुटना एक संकेत होता है। हम लोग को याद है जब नरेंद्र मोदी बिहार आना शुरू किए थे 2013 में, और जो भीड़ जुटनी शुरू हुई तो उसी से अंदाजा लग गया था कि क्या होगा। कहीं भी नेता की सभा में जो भीड़ जुटती है उसे अंदाजा लगता है चुनाव का। सीटें जीतना अपनी जगह है, लेकिन वोट परसेंटेज का एक अंदाजा जो हमेशा लगता है। 10% वोट उनको बाई इलेक्शन में आए थे ज्ञानेश्वर जी, तो 10% वोट की पूंजी पर तो वो है। वो 10 सीटें रैंडम सीट थी, 10 सीटें अलग अलग इलाकों में, कई जगह सीटें थी, मगध में, शाहबाद में। तो उनके पास 10% वोट की पूंजी है, और अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है उनकी वो 17% है। तो इसको अगर मान लें कि इसी को क्राइटेरिया माने और 12 से 15% वोट के बीच में हम लोग उनको रखें, तो दोनों का समीकरण, दोनों का खेल बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। और वो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा कि वो कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करते हैं, किस तरह के मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, और किस तरह से पिछड़ी जाति की, अन्य पिछड़ी जाति के कितने कैंडिडेट खड़े करते हैं, यादव कैंडिडेट कैसे खड़े करते हैं। वो ये कैंडिडेट्स पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, और इस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करेंगी कि उस इलाके में जो महागठबंधन है उसका समीकरण कैसा रहता है, पप्पू यादव के साथ कांग्रेस और आरजेडी का समीकरण कैसा रहता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। और वैसी कितनी सीटों पर लड़ते हैं। वैसी पिछली बार 20 सीट पर लड़े थे, उसके पहले वो 6 सीट पर लड़े थे। इस बार वो कितनी सीटों पर लड़ते हैं, किस तरह से उनके कैंडिडेट आते हैं, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की रैली सिर्फ सीमांचल की नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम ओवरऑल जहां भी अभी दूसरे राउंड में वो गए हैं, वहां उनको जो रिस्पॉन्स मिला है वो निश्चित रूप से जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है। उन लोग वो सब असेसमेंट कर रहे होंगे कि किसका नुकसान करेंगे। वो भीड़ देख के नुकसान का अंदाजा नहीं होगा, कैंडिडेट आएगा तब नुकसान का अंदाजा होगा कि वो किसको डैमेज करेंगे और अपने क्या फायदा उनको मिलेगा उसका। अभी हम लोग नंबर, मतलब क्या जीत जाएंगे उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर का एजेंडा चलता है, जो अभी चल रहा, अभी तक लोग उनके एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर उनकी पॉपुलैरिटी कायम रहती है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी डाउन होती है, अगला ट्रैकर आप देख रहे हैं, अगला जब भी टुकड़ी पोल ओपिनियन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, तो उसका बड़ा लाभ उनको मिलेगा। और वो तीसरी हम लोग भी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भी करेंगे ही, लेकिन वो एक मजबूत तीसरी ताकत बनेंगे वहाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो मजबूत ताकत बनेंगे और सीमांचल में घुसे हैं और जनता ने रिस्पांस दिया है, तो आगे भी बिहार की बात हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।